ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे कल जो मेरा क्लास हुआ था उसमें आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग यस्टरडे। ओके, वी डिड वेरियस हेलो थ्योरीज एंड नेचर ऑफ। हाँ बताओ, आवाज नहीं आ रहा क्या? हेलो हेलो, सर, आपका आवाज बहुत क्रैक होके आ रहा है। मेरे को लगता है वो बीच बीच में ऐसा आता है टाइम, तो उस समय यू कैन डू अ थम्स अप, आई विल गेट टू नो। तुम्हारे साथ तुम्हारे उसमें नेट में होता है ऐसा, बीच में थोड़े से स्लैग आते हैं। ओके सर। अभी ठीक हो गया? हाँ, अभी ठीक हो गया। हाँ, तो वो होता है, अपन ने पहले भी ऑब्जर्व किया था ना। हाँ सर। That time you can just do a thumbs up to me and I will come to know that it's a problem. I'll stop talking, right? यस सर। Is my screen visible to you? यस सर। Fine. So what we were doing yesterday was a photoelectric effect experiment. Fine. सर, वन मोर रिक्वेस्ट, कैन यू स्विच द ओरिएंटेशन? अच्छा, बहुत छोटा दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, अभी अच्छा है, परफेक्ट दिख रहा है। चल ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत मेरे को समझाओ, क्या होता है? सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं एक मेटल के सरफेस से। अगर मतलब अगर जो वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो। बराबर है। So basically, when you are saying it's sunlight, it is always better to say a monochromatic light, right? मोनोक्रोमैटिक लाइट, यस। Because we are concerned with whatever frequency we are putting it on, right? It could be a यस red color, green color, right? It could be anything like. And do you know the spectrum? What is spectrum? Vansh? स्पेक्ट्रम इज बेसिकली लाइक। हाँ बोलो बोलो, तुम ऐसे ऐसे भी बोल सकते हो, वेग डेफिनेशन दे सकते हो। आई जस्ट वांट टू गेट द सेंस ऑफ इट। ओके, सर, स्पेक्ट्रम मतलब बेसिकली सपोज एक मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट उसको एक प्रिज्म के थ्रू पास कराया गया है, तो फिर जो ओके, दैट मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स ऑफ लाइट अंडरस्टूड। starting from violet to red, which can be obtained on the screen. Okay, So so that is, as per you, this is visible spectrum, but there is a larger spectrum which is electromagnetic spectrum. yeah, electromagnetic spectrum, which starts from gamma rays. Gamma rays, right? So gamma rays Yes. are really high energy rays, right? Right? Yes. And if the energy is high, the frequency is high or low? Frequency. Frequency is also high. Exactly. And lambda will be low, right? Low. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है? ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्रेडिटेड है हेल्वेट्स एंड लेनार्ड्स को। ये बेसिकली दो साइंटिस्ट का नाम है, वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी में दे रखा है। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के अंदर एक ग्लास ट्यूब है। अब अगर मान लो सब्जेक्टिव पेपर होता है बोर्ड्स का, तो हो सकता है वो आपसे ये चीज ड्रॉ करवाए, ठीक है? फोटो सेंसिटिव प्लेट जो लिखी हुई है, उस फोटो सेंसिटिव प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसको हम एमिटर प्लेट भी बोलते हैं। दूसरी जो प्लेट है उसको हम कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं। यहां पर एक क्वार्ट्ज की विंडो है। अब क्वार्ट्ज की विंडो का काम क्या होता है? जो भी लाइट आ रही है उसमें से सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट को अलाउ करना नीचे जाने को। अल्ट्रावायलेट लाइट इज हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी, so there are high probability कि वहां से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर सके। So basically this quartz window, what is the role of this quartz window? This makes the light monochromatic by allowing only ultraviolet rays to fall on the emitter plate. Is it okay? Yes. Yes. चलो, अब हम अपनी कल की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा सॉलिडिफाई करते हैं। अगर मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जो कि एमिटर प्लेट पे गिर रही है, तो हाउ विल इट अफेक्ट द करंट? हाउ इट विल इट अफेक्ट द? हाँ Yes, sir. Just a minute. बताओ बताओ। हाँ, अगर इंटेंसिटी बढ़ाई तो फिर ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट होते हैं वो भी बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी और गुड, सही जा रहा उसके है। कारण जो नंबर ऑफ फोटॉन्स और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स का। या सॉरी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। बराबर है। और मतलब विच इन टर्न
उसके कारण करंट बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली सो अगर मैं करंट का ग्राफ इंटेंसिटी के साथ प्लॉट करूं तो इट विल बी ए लीनियर स्ट्रेट लाइन। यस दिस इज व्हाट वी हैड अ लुक एट, राइट? यस Exactly. That graph will look like this. Exactly. Now, do another thing. What we did, हमने क्या किया, हमने इंटेंसिटी तो कांस्टेंट रखी, ठीक है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, और जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाए, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ाया। यस So what do you think will be the effect on the current? करंट इसमें भी बढ़ेगा। Okay, तुम्हारे हिसाब से इसमें करंट बढ़ेगा? हाँ करंट पे ऐसा। बेटा देखो, सुनो सुनो मेरी बात, करंट पे जो इफेक्ट आता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले उसका आता है। अगर तुमने इंटेंसिटी सेम रखी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही निकलेंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ उस चीज का कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ हाँ सर समझा। हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ओके तो यस जो गॉट। फोटोन बाहर निकलेगा, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, राइट? हेलो हेलो ओके, हेलो। आ जाएगी आवाज, बीच में आया होगा। ओके हाँ सर। अब आ गई? हाँ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या प्रभाव पड़ रहा है बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा। एग्जैक्टली तो अगर तुझे उस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो तुझे जो पोटेंशियल, जिसको तू कट ऑफ वोल्टेज बोलता है, वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, उल्टी हाँ उल्टी डायरेक्शन में। हाँ तो बेसिकली जब तू फ्रीक्वेंसी बदलते हो तो कट ऑफ वोल्टेज पे फर्क पड़ता है, ना कि करंट पे, हम्म है ना? जब तुम क्या यस बदलते हो, फ्रीक्वेंसी, है ना? तो फ्रीक्वेंसी का जो फर्क है वो सिर्फ कट ऑफ पे पड़ेगा और कहीं नहीं, राइट? ओके। और काइनेटिक एनर्जी पे पड़ेगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पे तभी तो कट ऑफ पे पड़ रहा है ना, हाँ क्योंकि, और उसको काइनेटिक एनर्जी मत बोला कर, उसको बोला कर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना? क्योंकि इट इज विद इन अ रेंज। ओके, इतनी बातें सब समझ में आ रही है? देखो, यस बहुत बढ़िया। अब एक और चीज बता, यहाँ एक नीचे बैटरी लगी होती है, मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ, नीचे एक बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी करंट को इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये बैटरी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फैसिलिटेट कर सकती है कलेक्टर प्लेट तक, या उन्हें रोक के रख सकती है। ये जो नीचे वाली बैटरी है, इट यस कैन डू बोथ द थिंग्स, राइट? यस सर। सो जस्ट टेल मी, अगर मैं ऐसे बैटरी लगाता हूं, यहां पे देख, ये डायग्राम है, ऐसे यस मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, एमीटर प्लेट से नेगेटिव वोल्टेज कनेक्टेड है, दिख रहा है? हाँ और कलेक्टर प्लेट से पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्टेड है, हाँ राइट? यस तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर यहां मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं तो करंट बढ़ेगा या कम होगा? इसको सोच के बता, इस वाले केस में। करंट बढ़ेगा सर। एग्जैक्टली क्योंकि यहां जो वोल्टेज बढ़ेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लग के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट, और तेजी से जाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ऑफ कोर्स। एंड एज यू विल गो ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज, द करंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, राइट? यस up to a certain extent, यस up सर। to a certain extent, right? यस What after that? सर Hmm. after that it will remain the same. Exactly, and it is called saturation current. Yes क्योंकि एक बार सारे इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचने लग गए तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन का कोई, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जब वहां तक पहुंचने लग गए तो फिर करंट बढ़ेगा कैसे? दैट इज ऑल, राइट? ओके, yeah. एंड व्हेन यू रिवर्स दिस पोलैरिटी, and when you reverse this polarity and go on increasing the voltage, with time you reach to cutoff voltage. What is cutoff voltage? Can you tell me? सर कट ऑफ वोल्टेज बेसिकली एक पर्टिकुलर वोल्टेज रहता है कि अगर अगर हमारा इंसिडेंट वोल्टेज उससे कम है तो फिर एक मिनट, कौन इलेक्ट्रॉन्स सा वोल्टेज? रिलीज होंगे ही नहीं। कौन सा वोल्टेज? इंसिडेंट वोल्टेज तो है ही नहीं ना, फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट तो। हाँ मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट नहीं नहीं, देख सुन मेरी बात, कट ऑफ वोल्टेज तो किसी चीज को कट किया होगा, हाँ कट ऑफ वोल्टेज पे करंट कितना होगा पहले ये बता।
कट ऑफ वोल्टेज का मतलब है एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक ना पहुंच पाए, तो राइट? करंट जीरो। एग्जैक्टली, so that is why it is called cut off voltage, number one. Got it? Second thing, cut off voltage is that voltage जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से चलते इलेक्ट्रॉन को भी रोक ले, वहां से कट ऑफ वोल्टेज आता है। यू रिमेंबर फॉर्मूला? हाँ, मतलब फॉर्मूला, और उसका मतलब असली मतलब ये था कि अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो, ईवीएस, ईवीएस बोल देते हैं उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो कट ऑफ वोल्टेज इज आल्सो नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, यस, इज इट वेरी क्लियर टू यू? यस, फाइन, गुड। तो यहां पर ये जो ग्राफ है, जो कि मैं पहले भी समझाया था, वो नीचे वाले वोल्टेज के वेरिएशन का ग्राफ है। तो बेसिकली हमने दो चीजें करी, एक तो हमने वोल्टेज वेरिएशन किया, वोल्टेज वेरिएशन, और दूसरा हमने बेटा इंटेंसिटी वेरिएशन पढ़ लिया है। इतना हम लोग पहले पढ़ चुके थे, आज हमने जस्ट उसको एक सॉलिडिफाई किया है। ठीक है, आई थिंक ये दोनों चीजें तेरे को क्लियर है? यस सर। जब हम कट ऑफ वोल्टेज पे पहुंचे तो कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट जीरो हो गया। दूसरी बात, जो भी तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ओके, डिपेंड्स ओनली ऑन frequency, because you know it depends on Ke max and Ke max depends on frequency, right? Is it okay? Yes. Fine. So I am done with this part and now अब देखो यहां पर मैं जो करने जा रहा हूं वो मैं क्या कर रहा हूं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप यहाँ पे जैसे डायग्राम में देख पा रहे हो, ऊपर जो डायग्राम था, हाँ सर, वहां पे तीनों इंटेंसिटीज पे एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा था, एज यू कैन सी। दैट सिंपली सजेस्ट कि जो फोटोन आ रहा है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है और जिस मेटल पे गिर रहा है उसका एक पर्टिकुलर वर्क फंक्शन है। इज इट ओके? बट यू सी ओवर हियर, यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो आप चेंज कर रहे हो। यस। सो बेसिकली आई शुड राइट इट ओवर हियर, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन करंट। एक्चुअली मैं इसको चेंज कर देता हूं, इफेक्ट ऑफ photon frequency, photon frequency on current. So basically now what I am doing is I am changing the incident photon frequency and keeping the intensity same. Suppose I am changing the frequency, अब अगर मैं intensity same रख रहा हूं तो इसका मतलब number of photons तो उतनी incident है। यहां तक तो बात हो गई। तो जो फाइनल सैचुरेशन, तो मतलब अगर 1000 फोटोन इंसिडेंट हैं तो कुल 500 इलेक्ट्रॉन बाहर आए, तो जो सैचुरेशन करंट होगा वो कब आएगा, जब 500 के 500 कहां पहुंच जाएंगे, कलेक्टर पे। यस सर। तो तीनों केस में जब तूने मान ले 3 केस बनाए, तीनों में तूने 1000 फोटोन डाले, तो तीनों केस में सैचुरेशन करंट एकदम सेम आएगा, क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स एकदम सेम है। लेकिन तीनों केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आए, क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की के मैक्स अलग अलग है। क्योंकि तूने क्या किया, 3 तरह के फोटोन डाले। देख, ये तेरा मेटल था, मेटल का वर्क फंक्शन था 5। अब तूने एक फोटोन डाला जिसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू 1, दूसरा फोटोन डाला जिसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू 2, और तीसरा फोटोन डाला जिसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू 3। हाँ सर, समझा सर। क्योंकि नंबर ऑफ मतलब सैचुरेशन करंट सेम रहेगा क्योंकि हम इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं, इसलिए। बराबर बराबर, सही। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा क्योंकि काइनेटिक के मैक्स डिफरेंट हो रही है ड्यू टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। एग्जैक्टली, सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, राइट? सो बेसिकली यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस दिस डायग्राम। मेनली तेरे को समझ में आना चाहिए डायग्राम हमें कैसे बनाना है, ठीक है? क्योंकि वो पूछ सकते हैं अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो, ठीक है? सो यू शुड बी कंफर्टेबल, and if you know the logics you will be quite comfortable while drawing the diagram. Okay, तो इस प्रकार से तीनों के तीनों में आपकी के मैक्स अलग अलग होगी, जिसके कारण आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होंगे, EVS1, EVS2 and EVS3. okay, but since incident photons are same,
saturation current is same. Saturation current is same. We are just changing the frequency of incident photons, not the intensity. Is it fine? Yes. Next comes the graph of frequency versus stopping potential. Here I was drawing intensity. Here I was drawing current versus collector potential. Whatever battery I am connecting, now instead of current I am putting frequency over there. जैसे इस एक्सिस पे करंट रखा है ना इधर, हाँ. लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि इन दिस ग्राफ आई एम डूइंग द सेम काइंड ऑफ वेरिएशन, आई एम चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, बट नाउ आई एम पुटिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल ओवर हियर. तो सपोज स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैं कैसे प्लॉट करूंगा? लेट्स से माय इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज न्यू, सो h nu minus phi is equal to evs. That is the equation I have. Then vs I make it to be y axis, right? Yeah. And this becomes your x. You remember मैंने ये ग्राफ तुम्हारे लिए पहले भी प्लॉट किया था. हाँ और सर, तुम्हें याद है. समझाया था, याद आ रहा होगा शायद. Yes sir. ठीक है, तो ये अभी सिस्टमैटिकली इसी ऑर्डर में आता है ग्राफ, हालांकि मैंने पहले भी प्लॉट किया है. तो vs तेरा किसके बराबर आएगा? h by e nu minus phi by e, right? Yes. उस समय जब मैंने प्लॉट किया था ना ग्राफ, तो वो पता है क्या था? वो था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. तो मैंने पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी बोला था. इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. आई एम प्लॉटिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. इज इट ओके? So Yeah. your slope has changed a little bit. This becomes your slope. उस समय slope आपकी h आ रही थी, right? Yeah. और उसमें ये इंटरसेप्ट वर्क फंक्शन आ रहा था. बिल्कुल, यहाँ पे आ रहा है वर्क फंक्शन बाय e. ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गया तू. गुड इनफ. नाउ टेक आउट योर कैल्सी, टेक आउट योर रफ कॉपी एंड योर पेन. सर एक्चुअली मेरा पास जो फोन है ना, मतलब उसमें ये iOS है, तो मतलब मुझे एक्चुअली वो iOS का कैलकुलेटर, मतलब उसमें आई डोंट नो, वो पावर का सिंबल ही नहीं आता है, फिर आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट. नहीं तो तेरे पास दूसरा फोन एंड्रॉइड नहीं है क्या घर पे किसी के पास? नहीं, मतलब अभी तो मेरे डैड तो बिजी है, और मेरे मम्मा मेरे सिस्टर तो आउट ऑफ स्टेशन है, तो फिर वही प्रॉब्लम है. नहीं तो तेरे इसमें तेरे पास अभी 2 डिवाइस हैं, एक टैब भी तो है. सर टैब नहीं है, कंप्यूटर है ये. तो कंप्यूटर में कैलकुलेट कर लेना. मेरे को तू कैलकुलेशन तो करके दिखा. मैं नहीं करवा रहा कैलकुलेट यार. फॉर्मूला वो बना, इसका पैटर्न बना दे मेरे लिए. क्वेश्चन पढ़. ठीक है. Just put them into structure and let me know. Okay. Calculate it later on. सर या फिर मैं मेरे ग्रैंड मदर को पूछूं क्या, वो उनका फोन दे सकता है तो? हाँ अरे रहने दे, मतलब तू अभी मेरे को स्ट्रक्चर बना के दिखा ना, अपन जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं यार, हो जाएगा. मैं बस ये चाह रहा हूँ कि तुम क्या सोचते हो, फिर तुम कर लेना कैलकुलेट. ओके. सर इधर 6 into 10 raised to power 14 म्यू नॉट होगा ना? द फोटो इलेक्ट्रिक बिगिंस, वेरी गुड, ये होगा म्यू नॉट होगा. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत सही पकड़ लिया. तो सर वर्क फंक्शन तो h म्यू नॉट है, तो वो तो आ गया 6.62 into 10 raised to power minus 34 into 6 into 10 raised to power minus into 6 into 10 raised to power 14. एक मिनट, तो h का वैल्यू क्या ले रहा है? 6.62.
6.63 into 10 की पावर माइनस 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 into 6 हाँ into 10 की पावर 14, राइट? यस। अब मुझे इसका यूनिट बता, किस यूनिट में आया ये? एक यूनिट बता। मिनट। एच का यूनिट बता, एच का जूल। यूनिट याद है? हाँ, जूल में आया, जूल। बराबर है, ये जूल में आया। तो अभी हाँ यहाँ तक तो तेरा सही है, अभी आगे बता क्या करेंगे? अभी इसके बाद find the frequency of light which ejects electrons from a metal surface. फुल्ली स्टॉप्ड बाय रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ 3 वोल्ट। ओके सर, एक मिनट। हाँ, सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या? एच तू म्यू ऐसा इसको पूरा माइनस। सोच ले, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है तेरे को, बराबर है ना? हाँ तो हम ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्या? हम्म के मैक्स के दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करें, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू ईवी। बिल्कुल सही है, यही करना पड़ेगा, कुछ गलत नहीं हाँ है इसमें, सही सोचा है तूने। लेकिन ईवीएस, एक चीज सॉरी। का ध्यान रखना, अगर तू ये करने जा रहा है तो ये तेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए, देख ईवी हाँ करेगा ना तू। हाँ, तो फिर हम तो ये इससे डिवाइड कर सकते हैं तो आ हाँ, जाएगा। करना पड़ेगा, मतलब समझ हाँ गया ना? हाँ तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए और ये भी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो दोनों को हाँ डिवाइड मार देना। हाँ समझ गया? और उसके हाँ। बाद वीएस कितना डालेगा? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। ठीक है, कर लेना, ठीक है। और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ना ना, यहाँ पे तेरे को अब डालने की जरूरत नहीं है, ये 3 ईवी बनेगा टोटल। ये भी तो ईवी में आ जाएगा, ई ई ई थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। ई का वैल्यू यहाँ थोड़ा ना डालेगा तू अब, सर ये आप एनर्जी। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बता सकते हो क्या इसमें? हाँ, बताता हूँ, देख सुन मेरी बात। बेटा, जब तू यहाँ पे वीएस को 3 वोल्ट डालेगा तो ये बनेगा हाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई को कुछ नहीं डालना है, ठीक है। वीएस को 3 भी डालेगा ना, तो इट विल बी हाँ। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ई का वैल्यू डाल देगा तो वो जूल में आ जाएगा आंसर, ऐसा। ओके यस, गॉट इट। तो या तो तू ई को डाल दे 1.6, तो तेरे को यहाँ जूल मिल जाएगा, यहाँ भी जूल रख दोनों साइड, इनको कन्वर्ट मत कर। हाँ एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि या तो ई को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डाल दे, ये तेरे को पूरा चीज जूल में मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये तेरा चीज जूल में हो गया, ये भी जूल में हो गया और ये भी जूल में हो गया, हम्म और उससे तू आराम से वी निकाल ले। एक तरीका तो ये है। हम्म। दूसरा तरीका ये है कि तू यहां पे लिख 3 ईवी और और इसको उसको एच डिवाइड। न्यू नॉट को डिवाइड मार, इसको कन्वर्ट कर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे दोनों जगह। बराबर है, ऐसा कर दे, ये भी कर हाँ सकता है तू। ओके। तो बोथ आर द थिंग्स, राइट। अब यहां तेरे को ई का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ये 3 है, 3 रहेगा इधर, 3 ईवी है। अब जब उधर ये जाएगा तो वही बात बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब अब 1.6 जब ऊपर जाएगा तो यू डोंट गेट कंफ्यूज बाय, यहाँ 3 ईवी है तो ई का वैल्यू भी यहाँ रखूं मैं? यस ईवी सर, आई itself is a unit, right? यस EV यस आई itself is a unit. आई Okay, गॉट यू सर। yeah, okay, fine, got, okay। तो कर लोगे सॉल्व? हाँ अभी मैंने इसका आंसर नीचे डाल रखा है, मैंने इसलिए डाला है ताकि तुम एक बार इनको खुद से भी प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन करके, ठीक ओके है। सो पूरा सोल्यूशन नीचे दिया है ना? यस। चलो गो अहेड, करो।
मेरे को स्टोरी बता दे कि कैसे कैसे करना है, कैलकुलेशन में मत फंसना अभी। और अगर हाँ कर सर। सकता है कैलकुलेशन तो कर, मतलब देखेंगे वो बाद में, है ना। यस सर। स्टोरी समझा दे। हाँ। सर हाँ बेटा, बोल बोल। इधर भी वही करेंगे। एक मिनट, पहले स्टोरी में क्या है। अल्ट्रा वायलेट रे गिरा, बराबर। हाँ, तो इंसिडेंट एनर्जी पता लग जाएगी क्या? कौन से फॉर्मूले से निकालेगा वो बताना। E is equal to hc by lambda। उसका शॉर्टकट याद है? हाँ, बोल। एंगस्ट्रॉम के लिए 12400 डिवाइडेड बाय 1500। बहुत बढ़िया। तो ये तेरी एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ बहुत बढ़िया। तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट एनर्जी आ गई। अच्छा। हाँ अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो हम इक्वेट कर देंगे वापस वही फॉर्मूला से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वहां से तुम क्या निकाल लोगे? h म्यू नॉट। मतलब वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। हाँ 12400 डिवाइडेड बाय 1500, तो तेरे को यहाँ पे मिला 8.267 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस। ठीक है, ये इंसिडेंट एनर्जी हो गई। ठीक है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ईवीएस। ये तुम्हारा के ई मैक्स है। हाँ और यहाँ पे एच न्यू कितना है बेटा? 8.267। यस। तो यहां से तेरा डिटरमाइन द वर्क फंक्शन यही तो है, आ जाएगा आराम से। हाँ, 8.267 माइनस 3। बहुत बढ़िया। 8.267 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यस यस। चल, एक काम तो हो गया। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालेगा? सर हाँ, 5.267 डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। 5.267 ये बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है। तो हाँ। मेरे को शॉर्टकट बताना, इसका शॉर्टकट बता लैम्डा निकालने का। हाँ, आराम से। एनर्जी एच सी बाय लैम्डा, बराबर। हाँ, तो फिर वो हाँ, अगेन 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, अगर वेरी गुड। एंगस्ट्रॉम में है तो। हाँ, तो अगर अगर तू ये करता है तो तेरे को लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग में मिल जाएगा। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, ये शॉर्टकट लगाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं इसको। ठीक हाँ है। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई तेरी। हाँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई, और वर्क फंक्शन आ गया, है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? बहुत तो बढ़िया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कब आई? नहीं नहीं, वो नहीं आई, वो तो हमने निकाली नहीं थी। हमारा वर्क फंक्शन आया और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आया, दो चीजें हाँ। आई है। ओके, बढ़िया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोल, ऐसे बोल दे ये तो। सर वो तो दिख रहा है? 3 दे दिया हुआ है ना। हाँ, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिया था, स्टॉपिंग हाँ, पोटेंशियल पूछा है, 3 वोल्ट, राइट। 3 volts। यस एज अपेरेंट, राइट, वेरी अपेरेंट। यस। फाइन। सो एवरीथिंग इज सॉल्व्ड ओवर हियर फॉर योर असिस्टेंस, बट हमने कर लिया इसको एक बार डिस्कस। Go ahead, tell me how you will do it. I think it's the same thing. You'll do it. यस, आई विल डू इट। Yeah, this is a homework question for you. But ओके। my request to you is, अगर तू इसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लेगा तो तेरे लिए बहुत स्कोरिंग हो जाएगा, जेई मेंस और बोर्ड्स दोनों, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन आने वाली है। और उसके लिए जो प्रिफर्ड शॉर्टकट्स हैं वो भी मैंने तेरे को बता रखे हैं, 1240 वाला हो गया, राइट। सो यस। उतना प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। यू विल डू इट, दिस इज अ होमवर्क, राइट। फाइन। नाउ these are the NCRT problems, Vansh, that you can do now, right? I will be doing selective problems out of this, and rest will be your homework for today. ओके। Okay. So we can do like हाँ, 11.5 पढ़ो। The energy flux 11. of sunlight reaching the surface of the earth is 1.388 into 10 raised to power 3 W by meter मन square। में पढ़ो, मन में पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके ओके।
और सॉल्यूशन पे मत जाना, मेरे को बस जैसे ही तेरे को पता लगे सर ऐसे सॉल्व करना है बता देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर एनर्जी फ्लक्स, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। ओके, कहाँ पे लिखा है? फर्स्ट फर्स्ट लाइन में। ठीक है, अब देख इन लोगों का भरोसा नहीं है, ये नए नए नाम यूज करते हैं। तू ऐसा कर, तू यूनिट देख, जो भी तेरे को क्वांटिटी दे रखी है उसकी यूनिट देख, तेरे को अपने आप फील आ जाएगी कि व्हाट यू हैव टू डू। लुक एट द यूनिट। ये पावर डिवाइडेड बाय एरिया है। एग्जैक्टली, तो क्या है ये? इंटेंसिटी। एग्जैक्टली, बहुत सही। ओके। सॉल्व मत कर, मेरे को बता दे करना क्या है। ये सर मैं बस लिख रहा हूँ हाँ ताकि थोड़ा आइडिया है, मैं सॉल्व हाँ, बिल्कुल कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करो करो। सर तो आई ए डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्बडा होगा ना? एग्जैक्टली, समझ गया तू। बस ए कितना लेगा? वही मुझे पर ध्यान से, स्क्वायर ध्यान से पढ़। रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सेकंड लाइन पर, सेकंड लाइन। पर स्क्वायर मीटर। यस, पर स्क्वायर मीटर मतलब कितना लेना है सरफेस एरिया? वन 1 मीटर स्क्वायर। वन। ठीक गॉट है। इट? यस। फर्स्ट क्लास, समझ गया तू। आई इंटू ए अपॉन एच सी बाय लेमडा, राइट। यस। अब यहाँ पर h को तेरे को प्रॉपर्ली जूल में डालना पड़ेगा, c कितना रखेगा? 3 इंटू 10 की पावर 3 8, इंटू 10 raised to power 8। और लैम्डा रखना पड़ेगा 550 इंटू 10 की पावर -9। हाँ। चलो 11.6 पढ़ो। ये तो तो इधर h बाई e की वैल्यू दी है क्या? कट ऑफ वोल्टेज मतलब vs वर्सेस, हाँ बराबर, चमक गया तेरे को। h बाई बिल्कुल, e का वैल्यू दिया है, tan थीटा इज हाँ इक्वल टू h बाई e। बराबर बराबर, तो h बाई ई का तेरे को वैल्यू दिया है, अभी e को उधर ले जाने का तो h आ जाएगा। h बाई e इज इक्वल टू 1. 4.12 इंटू 10 की पावर -15। हाँ, बस, तो e को उधर ले जा, e का वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की इंटू पावर 10 raised -19। to power -19। तो अपने आप तेरे को 6.6 इंटू 10 की पावर -34 मिल जाएगा, प्लैंक्स हाँ कांस्टेंट। सर, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बता। सर e का वैल्यू हम्म, एक, एक मिनट सर। ई तो बेटा चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन। हाँ तो ई का वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता ही है। हाँ, पर फिर अभी इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे, जब भी हम्म हमने काइनेटिक एनर्जी के दोनों फॉर्मूलाज को एक दूसरे से इक्वेट किया था, एच पी हम्म, माइनस एच पी नॉट इज इक्वल टू ईवीएस, तो उसमें हाँ हमने ई का वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं किया? अच्छा हाँ, सॉरी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही था सब कुछ, इसलिए गॉट इट बराबर, गॉट तो इट। वो ई कट गया था हर जगह। हाँ हाँ, गॉट इट सर। अगर ई का वैल्यू आप रख देते ना तो वो जूल में आ जाता है ना। यस सर, गॉट इट। ठीक है, 11.6 के बाद क्लियर हो आप? यस यस सर, क्लियर। तो आई थिंक 11.5 11.6 मैंने अपनी तरफ से करवा दिए तेरे को। अब 11.7 पढ़। यस सर। हम्म,
सो पहले एनर्जी के लिए तो हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देंगे। हाँ ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 589। ठीक है ठीक है, चलेगा। अभी बी पार्ट पे दिमाग लगा। हाँ। हम्म रेट मतलब क्या पूछ रहा है? टाइम। हाँ, रेट मतलब पूछ रहा है एट व्हाट रेट फोटोन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो पावर डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा। Perfect. Because power is giving you power divided by h by lambda will give you number of photons emitting, right? यस। और वही सारे जो एमिट होंगे वो सारे जाके गिरेंगे स्फीयर पे। हाँ बहुत बढ़िया, कर लेगा। हाँ। मुझे कैलकुलेशन बस तेरा वो होमवर्क है। हाँ क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा था, वो एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। हाँ, तो अब जब भी अगर रेट आता है और कुछ नहीं बोलता है तो रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके। दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, अगर कुछ यस। बोल दिया, रेट जनरली रेट इज वर्ड इज यूज्ड फॉर टाइम ओनली जनरली। यस। So this is your homework now, though you know how to do it, but this is your homework. Okay. Then 11.8 is very simple. It is your homework. This is 11.9 is your homework. 3 यहाँ पे homework हो गए, एक ऊपर हो गया, है ना? और अभी 11.11 भी होमवर्क है, क्योंकि ऐसा मैंने क्वेश्चन करा दिया। 11.10 कर ले यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ इसको तू सॉल्व कर ले, एक चीज सॉल्व भी होनी चाहिए तेरे साथ। स्पीड दिया है तो अच्छा, एक तो फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद ओके। पता है तेरे को, कर सकता है तू आराम से। हाँ सर, मुझे समझ में तो आ गया लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, वो तेरे को सही आया है, तूने कल भी इसको पकड़ा था। ये कल जैसा थोड़ा थोड़ा हिंट है। अभी वो स्पीड से के मैक्स जाएगा। हाँ सर, मैं अप्रोच आपको बताऊं अभी। बता बता, अप्रोच बता। हमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो कौन सा फिर वाला, हम न्यू या न्यू नॉट वाला? म्यू म्यू, बराबर है। तो फिर हम के एच न्यू कर लेंगे। हाँ, और के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से के का वैल्यू आ जाएगा। के मैक्स हाँ, के बोलो। सॉरी सॉरी, के मैक्स का वैल्यू हमको आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर से, क्योंकि हमको वी दिया हुआ है। डन, ठीक है, कर लेगा तू। उसके बाद के इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हमको। डन, खत्म। ओके, now this is what I am discussing right now is a theoretical part. It may be asked either in the objective type, or it could be asked if the question is like a little bit subjective. I am Okay. telling you what it is exactly, and then we will have a discussion over it. So when this phenomena of photoelectric effect came into picture, all the scientists were really surprised, and this particular phenomena was explained by the particle nature only. It was not explained by the wave nature. बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है, जैसे रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, उसको हम वेव नेचर से समझाते हैं। बट ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना है, ये फिनोमिना पूरा का पूरा पार्टिकल नेचर से समझाया जा सकता है, वेव नेचर से हम इसे नहीं समझाते। तो समझा सकते एक्चुअली, राइट?
So these are the three main reasons why wave nature of light is unable to explain the photoelectric effect. Or you can say these are the three main reasons why photoelectric effect is made to be understood using the particle theory of light, not the wave theory of light. Is it okay? Yes. Okay. Now we have to understand कि ये तीन reasons क्या हैं. मतलब of course these three reasons are based on the observation. जैसे कि अगर wave होती तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए wave नहीं है, ये particle है. That is the basis. Okay. So what we are doing is we are making an observation of the whole phenomena. What is taking place? Suppose light डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर आया. लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाते गए और अगर आपने फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से कम रखा तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहा. तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है. मतलब ये चीज अपने आप में रिलेट करती है कि जब हम एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तब वो बाहर आता है. दैट मीन्स okay, is it better? It's No, getting sir. better. No, Okay, no. wait for a while. Wait for a while. We'll wait for a while. Is it okay now? Yes, it is fine now. So basically this sustains for like 5 to 6 seconds, right? Yes. Anyways, अभी मैं तेरे को जो चीज समझा रहा हूं वो ये समझा रहा हूं कि भाई अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा, समझा, तो हम उसको ऐसे 3 पॉइंट्स पकड़ के बताएं जिससे ये प्रूव हो जाए कि ये वेव नहीं है, ये पार्टिकल थ्योरी है, पार्टिकल है लाइट का नेचर. ठीक है. उसमें से एक है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या बोलता है कि अगर जब आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो बेसिकली लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर आप वेव की तरह ट्रीट करो तो. और दूसरी तरीका है फोटोन बोलना. अब अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 फील्ड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो. लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन ये आया कि हम जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ रहा. फर्क तब पड़ता है जब हम फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं. सर तो हम किस पे फर्क की बात कर रहे हैं अभी? इलेक्ट्रॉन के निकलने पे फर्क पड़ना, अच्छा. मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना. जैसे मान ले मैंने एक लाइट ली, ठीक है. अब इससे पहले जब मैं लाइट को पूरा एक वेव मानता था तो मैं उसका इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, मतलब उस वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है. वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और वो वेव जाके इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है तो वो ज्यादा एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन को. अब अगर ज्यादा एनर्जी देगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं आया जब तक कि फ्रीक्वेंसी एक फोटोन की थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं थी. नहीं तो आपका इंटेंसिटी बढ़ाने से काम हो जाना चाहिए था ना. आपने फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड से कम रखी, अब आप इंटेंसिटी बढ़ा बढ़ा के ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते, क्योंकि एनर्जी देने का तो वो भी एक तरीका है. हाँ. ये फील आ रही है तेरे को? एक डाउट था. हाँ बोल. अभी हमने मतलब अभी डिस्कस किया था ना सर कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट बढ़ेगा और उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट होते हैं वो बढ़ेंगे. वो लेकिन टू बी मेड श्योर वो जो इंटेंसिटी हो इंसिडेंट लाइट की उसमें फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो तभी ऐसा होता है. अच्छा. अभी मैं बात कर रहा हूं कि तूने एक लाइट ले ली, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड से कम है तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा कितना भी इंटेंसिटी बढ़े. साइंटिस्ट ये बोल रहे थे कि अगर मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर को फॉलो करता तो फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए था फ्रीक्वेंसी से, फिर तो इंटेंसिटी बढ़ाने से भी इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए हम बोल रहे हैं इट्स नॉट अ वेव, इट्स अ पार्टिकल. That is the crux, right? Yes. Now is it okay? Yes, now it is fine. Yeah. Second is the frequency problem, the frequency thing. Why changing the frequency changes the kinetic energy of the electrons? Since it is a particle effect, otherwise the frequency should not have made an impact on the kinetic energy of the electrons if it is a wave. That's why we are saying that it is a particle. Okay. Right? 2 things are done. And the third thing is time delay problem. अभी होता क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं स्ट्राइकिंग से वो तुरंत बाहर आते हैं, तुरंत, इंस्टेंटेनियस. लेकिन अगर वेव नेचर होता तो क्या होता कि वेव जाती,
धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती, और जब इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी मिलती तब वो आराम से बाहर आता. So it would have taken some time, but there is no time delay. That's why I'm saying that all the energy is getting delivered within an instant. That simply means that energy has to be a bundle, and that bundle is photon. Got it, sir. So there is no time delay. So because of these three things, I can very well say, because of these three features, I can say that light will show particle nature during photoelectric effect. During photoelectric effect and not the wave nature. सर हाँ बोलो बेटा. नहीं, मुझे डाउट नहीं था, मुझे बस आपको मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग बताना था, तो आप बस बोलोगे कि करेक्ट है कि नहीं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी तेरे से पूछूंगा, अभी पूछे करते हैं हम लोग चर्चा. बताओ अभी बताओ तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग. तो सर बेसिकली जब भी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, हाँ. तो तभी हम भले इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, तो तभी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है ही नहीं. इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रॉन का निकलना डिपेंडेंट नहीं है, नंबर ऑफ, अगर एक बार फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फिर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलते हैं. हाँ. तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा नहीं आएगा ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वंस यू आर अबव द थ्रेशोल्ड, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी, यस. इज इट ओके? यस, गॉट इट. फाइन. और बोलो. नहीं बस बाकी तो हो गया. बाकी हो गया. हाँ. ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ध्यान रखना. बोर्ड क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में रिवाइज करके जाना, बोल पूछ सकता है वो. ठीक है. यस. नाउ वी आर कमिंग टू अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट. नाउ वी ऑलरेडी had an idea about this dual nature. Dual nature was suggested by which scientist? Dual nature, the name was starting from D. I forgot the name. De Broglie. De Broglie. Yeah. Now we are doing from light we are transiting to matter. Okay. Light को अभी तक हम स्टडी कर रहे थे. Now we are transiting to matter. Matter is what? Matter is like this. This is a matter. Any atom is a matter. But yes, I think you very well know that photon has no rest mass, no charge, nothing. It is just a bucket of energy. Yes. It is a very unique thing. You cannot weigh it. That's why we are not defining its momentum by m into v. We are defining its momentum by h by lambda, right? Yes, because okay, it has no mass only. Then how will we find the momentum? Exactly. कोई mass ही नहीं है उसका. और अच्छा second thing, tell me what is the velocity of photon? Just a minute, sir. Photon. सर 0 होगा क्या? यार 0 कैसे हो सकता है, चल के कैसे आएगा? c होता है ना बेटा, c तो होता है उसका वेलोसिटी. अच्छा, लाइट का जो होगा स्पीड ऑफ लाइट. एग्जैक्टली. एंड c डिपेंड्स ऑन व्हाट? मीडियम. सो इफ समबडी आस्क यू वैक्यूम में फोटोन का वेलोसिटी क्या है? 3 into 10 की पावर 8 बराबर है ना? और किसी और मीडियम में वो चेंज हो जाएगा. बट जब मीडियम चेंज होता है तो कौन सी चीज चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी. एग्जैक्टली. और लैम्डा चेंज हो जाता है. अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैटर की. मैटर में जैसे हमने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, प्रोटॉन पकड़ लिया, न्यूट्रॉन पकड़ लिया, पूरा एटम पकड़ लिया. तो बेसिकली डी ब्रोगली का सेम हाइपोथेसिस था कि जो भी मैटर होता है उसकी भी ड्यूअल नेचर होती है. So matter of course has a particle nature. Suppose I take a small ball, it is behaving like a particle. That is known to us. If somebody asks me इसका momentum बताओ, I'll say m into v. But at the same time, de Broglie told that any matter
also behaves like a wave. So even that matter has a dual nature, not just light. Okay, so de Broglie came out with an idea that matter too have a dual nature, and that dual nature, we are very familiar with the particle nature of the matter, but the wave nature seems to be really surprising. कल को कोई बोले तुमसे कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग, राइट? यस सर। या बट यू वोंट बिलीव, ये जो मैं बात बोल रहा हूं, इस बात का एप्लीकेशन साइंस कर रही है आज की तारीख में. इट्स नॉट अ हाइपोथेटिकल थिंग. इस बात का एप्लीकेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, जो कि बायो इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है. क्योंकि बायो इंजीनियरिंग में तुम्हें जो चीजें एनालाइज करनी होती हैं या चीजों का बेसिकली द थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन, दे आर लाइक वेरी माइन्यूट. ओके, so you need a magnification of 10,000x. There you cannot use your normal microscope, you have to use electron microscope. In that electron microscope, the high velocity electrons behaves like a wave, and they help you to magnify the things 10,000 times. Yes. तो बेसिकली मैं जो बात अभी बोलने जा रहा हूं, मुझे पहले जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था, जब मैं तुम्हारे बराबर था, so I was really surprised कि electron as a wave, I thought it is a hypothetical concept, but as I grew up, I came to know that इसका real life application होता है electron microscope में. अब कल को मैं एक हाथ में एक फुटबॉल पकड़ के ले आऊं और तुमसे बोलूं कि यार इसका मोमेंटम निकालो, तो तुम बोलोगे इसका जो भी मास है और इसका जो भी वेलोसिटी है, आंसर आ जाएगा. अब मैं तुमसे कल को ये बोलूं कि find out the wavelength of this football, it seems to be really weird thing, right? Yes. It's a particle. But in reality, there is a wavelength attached to that football. मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, लेकिन उसका वेव नेचर प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए वो ह्यूमन बींग्स को दिखाई नहीं देता. और उसका वेव नेचर प्रोमिनेंट कब होता है? जब जो पार्टिकल है उसका साइज उसकी वेवलेंथ के कंपैरेबल हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल वेवलेंथ मैंने बोली 10 नैनोमीटर, ठीक है, बहुत ही छोटा है. हाँ, तो वेवलेंथ अगर मैंने बोली 10 नैनोमीटर, तो जिस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं उसकी साइज भी अगर लगभग उतनी होगी ना, तो उसका वेव नेचर आपको इफेक्ट करता हुआ दिखेगा. लेकिन एक फुटबॉल है 2 मीटर की, उसकी वेवलेंथ निकल के आ रही है 500 नैनोमीटर, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके, समझ में आया तेरे को? यस. सो वेव नेचर ऑफ मैटर का प्रोमिनेंस हमको कहाँ दिखता है? माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. ओके. जैसे इलेक्ट्रॉन तो बहुत टिंगू होता है. हाँ. अब उसके अंदर ये चीज देखना बड़ा आसान है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वो इटसेल्फ इज अ वेरी माइन्यूट साइज, राइट? यस, दैट कैन बी कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ. बिल्कुल बिल्कुल. तो वहां पे हम क्या करते हैं, बहुत तेज इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेलरेट करवाते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर आता है और उस वेव नेचर के कारण हमें मैग्निफिकेशन भी मिलता है. ठीक है, चल इतना समझ गया अभी तक? yes, अब मैं ये चाह रहा हूं कि यू जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस आर्टिकल. इट इज अ वेरी prominent article. I have taken it from NCERT. Okay, I have explained you what is going on. Similar to now, matter also behaves like a wave. Maybe that wave nature is not prominent. That is all right, but it behaves. So उसका एक lambda होगा, right? yes. अब वो lambda हमने बिल्कुल सेम तरीके से डिफाइन किया जैसे हम फोटोन का करते थे. हालांकि फोटोन में मास नहीं होता था, तो उसका जो लैम्डा होगा मैटर का, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv होगा. तेरे को याद है फोटोन में p बराबर h बाय लैम्डा आता था? h बाय लैम्डा. लेकिन फोटोन का p हम mv नहीं लिख पाते थे. फोटोन का p तुम mv नहीं लिख सकते, पर मैटर का लिख सकते हैं. हाँ, तो यहाँ पे लैम्डा ले गए और p को हमने mv लिख दिया. तो बोथ द इक्वेशन आर क्वाइट सिंक्रोनस, मतलब सिंक हो रहा है दोनों इक्वेशंस में. बट थोड़ा डिफरेंस भी है. डिफरेंस वहां है कि तुम फोटोन में mv यूज नहीं कर सकते. तो कल को कोई तुमसे बोलता है कि ये फुटबॉल है, इसका लैम्डा बताओ, तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी दोनों पता होनी चाहिए, लैम्डा पता लग जाएगा. ये मतलब इसका मोमेंटम हमको पता होना चाहिए, तो हम फाइंड कर सकते हैं लैम्डा. बराबर है. ठीक, इसका रीडिंग मार दे एक बार. हाँ सर. करेगा. और मुझे बता कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ.
Now this lambda, h upon mv is lambda of the matter wave. This is called matter wave, also called de Broglie wavelength. Yes, sir. दो नाम है इसके. तो एग्जाम में अगर de Broglie wavelength आ गया तो एक बात तेरे दिमाग में बिल्कुल फिक्ट आ जानी चाहिए, he is not talking about photon. One thing is very clear. Understood? Yes. Yeah. So de Broglie wavelength is a specific name given to the matter wave. Okay. इतनी बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है. So the dual aspect of matter is evident in de Broglie relation. इतनी बात तेरे को क्लियर हो गई? ठीक है, चलो बताओ. So this is clear to you now. अब जो फॉर्मूला, अब मैं तेरे को जो बात कर रहा था, de Broglie wavelength of electron. So when I talk about electron, now देख, अभी देख काम की बात देख. लैम्डा बराबर क्या समझाया तेरे को? h अपॉन mv. अभी मुझे लैम्डा कैसा चाहिए? लैम्डा मेरे को छोटा आता है. लैम्डा छोटा आना चाहिए अगर साइज छोटी है तो. Yes, sir. लैम्डा अब h का वैल्यू कितना होता है? 6.6 इंटू 10 की पावर -34. अब देख, अगर मैं फुटबॉल रखता हूं 10 किलो की और यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी रखता हूं तो नीचे का नंबर बड़ा नंबर बन जाएगा. Yes, sir. लैम्डा विल गो फर्दर डाउन. Right or wrong? Yes, sir. And when lambda will go further down, there is no point of wave nature for me. I know lambda exists, but it won't be effective, right? Yes. That is the thing. Now, अब मेरी बात ध्यान से सुन. जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो m का वैल्यू कितना रखता है? 9.1 into 10 into 10 raised to power -31. Now देख, ऊपर और नीचे comparable values आ रहे हैं. Yes. Now there is a probability that you get a lambda which is of the order of the size of the electron. There is high probability. Yes, yes, yes. That's why it makes sense to study lambda for an electron, not for a football. Yes, got it. Got it, na? Yes. Fine. Now I want you right now. अब देख होता क्या है? Basically मेरे को आपके डैड ने बताया था that you are more interested in bioengineering, right? Right? Hello. Sir. हाँ बोल, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? हाँ अभी आएगी, अभी आ गई. तो मेरे को डैड ने बताया था that you are quite interested in bioengineering, right? Biomedical engineering. Yeah, biomedical engineering. It's a really hot topic. और मतलब जैसे कि बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से मेरा थोड़ा सा बेसिकली एक्सपोजर हुआ था जब मैं आईएससी बैंगलोर गया था. You know ISC Bangalore, Indian Institute of Science? Oh, yes. So basically there was a professor over there and he was doing research on the drug delivery system in HIV, right? HIV virus, you know, right? तो बेसिकली क्या होगा कि जो HIV वायरस की मॉडलिंग होगी हमारे वेसल्स के अंदर, अगर हम एक इफेक्टिव ड्रग सप्लाई कर सकें तो वी कैन हैम्पर दैट ग्रोथ. हेलो. बेसिकली हेलो सर आप रिपीट करोगे? हाँ करता हूँ. मैं ये बोल रहा था कि एक साइंटिस्ट थे, ही वाज वर्किंग ऑन HIV में जो वायरस होता है उसको हम मेडिसिन से कैसे हैम्पर कर सकते हैं. मेडिसिन. ओके. हाँ, तो क्या होता है ना कि उस जब भी कोई हम रिसर्च करते हैं लाइफ में तो उस रिसर्च के ना दो पार्ट होते हैं. एक तो होता है उसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट, ठीक है, और एक होता है उसका मॉडलिंग पार्ट. क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता. अगर मैंने कोई चीज को समझ लिया तो आई हैव टू मॉडल इट इन फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम एंड वर्क आउट वेरियस केसेस टू अराइव एट अ कंक्लूजन. ओके, बिकॉज एनीथिंग दैट यू ऑब्जर्व needs to be fit into a theory, right? Yes. So biomedical engineering में मतलब जैसे अगर जाते हैं तो इक्वल मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस आता है चीजों का एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल जितना वो आता है इंपॉर्टेंस. Yes. तो अब जैसे ये जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी, ये बायोमेडिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है.
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसका यूज होगा। अब जब तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सही में यूज करोगे, अगर कुछ करोगे लाइफ में ऐसा साइंटिस्ट रिसर्च टाइप का, तो देन यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ दैट। ओके चल, तो अब हम यहाँ पे मेरे को एक चीज बता, तो जब तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करने जाओगे तो उसमें एक सेटअप होता है। उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बहुत तेजी से एक्सेलरेट करवाते हैं, उसके कारण उसका वी बढ़ जाता है। अब ध्यान से देख, वी बढ़ जाता है, जितना ज्यादा वी बढ़ेगा उतना ज्यादा लैम्डा कम आएगा। यस सर। और हमें लैम्डा इतना कम चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन की साइज के बराबर आ जाए। यस। ये हमारा पर्पस होता है उसको तेज वेलोसिटी देने का। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का एक वोल्टेज आप फिक्स करते हो जिससे उसको वेलोसिटी मिलती है। अब इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज फिक्स करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फोर्स से उसमें वेलोसिटी आई, और फिर उस वेलोसिटी के कारण एमवी निकालते हो, उस एमवी को नीचे रखते हो और लैम्डा निकालते हो। वहां से आपको समझ में आता है कि कितना मैग्निफिकेशन आएगा। ओके, इस पूरे कंसेप्ट पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो इस पैराग्राफ पे डिपेंड करता है। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेके आया और उस इलेक्ट्रॉन को मैंने वी वोल्टेज से एक्सेलरेट किया, तो उस इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी आएगी वो E इंटू वी आ जाएगी। एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इन द, ये काइनेटिक एनर्जी है ना? हाँ बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। जब तूने बैटरी लगाई और यहाँ इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, अभी इलेक्ट्रॉन भाग के गया, तो सारा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक में। yes. ये समझ आ रहा है तेरे को जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, तो तूने एक बैटरी लगा रखी थी, एक जगह इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा और चलते 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 सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। और काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, उसमें वेलोसिटी आ गई, और फिर उसके बाद हमने उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डाल दिया, क्योंकि उसका एक इफेक्टिव लैम्डा क्रिएट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी। काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से यहां से हाफ एम वी स्क्वायर को तूने पी स्क्वायर बाय 2m लिखा है। याद है, तूने फॉर्मूला बताया था मेरे को एक बार? हाँ सर। है ना? तो वहां पे पी मोमेंटम था और के yes, काइनेटिक एनर्जी था। तो लैम्डा का फॉर्मूला h अपॉन पी आपका ये रूप ले लेगा, h अपॉन रूट 2m के। बात समझ में आ रही है? एक मिनट सर। हाँ, आराम से तू खुद एनालाइज कर इसको, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो एक बार इस पैराग्राफ को पढ़, लेट मी नो योर ओपिनियन। समझ में आ गया। ओके, समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब मैं ये तेरे को बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो हो सकता है तेरे को इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे, या फिर तुझे ये बोले कि इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलेगा बताओ इसका लैम्डा कितना है। तो एट दैट पॉइंट तेरे को ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तू यहाँ 5 रखेगा, वहां से पी निकालेगा और h अपॉन पी करेगा। सो यू आर यूजिंग दैट फॉर्मूला h अपॉन रूट 2m के। दिस विल गिव यू yes. लैम्डा। हाँ, बी वेरी श्योर कि यहाँ पे जब तू के रख रहा है तो वो जूल्स में होना चाहिए। भले ही तू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू जूल्स। एच भी जूल में होगा, मास केजी में होगा, यू विल गेट लैम्डा इन मीटर्स। yes, sir. Now, since it is very much used and I am very much aware about the mass of the electron which is known to me, 9.1, E का वैल्यू और H का वैल्यू, all these values are known to me. I can put those values and I can reduce this to a very simple equation, which is this. बात समझ में आ रही है? yes. तो बेटा ये तेरे को याद रखनी है इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, तो उसका ऊपर वाला याद रखने का है क्या? ऊपर वाला जनरल है, ऊपर वाला इज अ जनरल थिंग। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और चीज आ जाएगा तो ई की जगह क्यू आ जाएगा।
तो तू देख क्या क्या याद रखेगा, मैं समराइज करता हूं। नंबर 1, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये तो याद रखना ही है, इसको हम बोलते हैं मैटर वेव। नंबर 2, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर 2m के 2m के, ठीक है, 2 है ना, ये डी ब्रोगली वेव, ये बात हो गई। अभी अब के को ईवी डाल देगा व्हेन इट इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज अप टू यू। सो and for electron specifically, because it will reduce your calculation and make it really faster, for electron you will remember lambda de Broglie equal to 1.227 upon root v nanometer, where v is the voltage by which, v is not the velocity, it is the voltage. ओके हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, voltage by which it is accelerated. Okay, v is the magnitude of accelerating potential in volts. Got it straight? यस सर That is what you have to remember. So these three formulas you have to remember anyhow for boards and for JEE Mains. बहुत important है, बहुत सारे question आते हैं इस पे। दूसरे जो अभी इतना क्लियर हो गया? यस सर ठीक है। दूसरा ये जो पार्ट है ये है कि जो भी डी ब्रोगली हम पढ़ते हैं यस उसके अंदर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है, शायद तूने केमिस्ट्री में पढ़ा हो। हाँ सर तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये होता है कि वो बोलता है कि हम बेसिकली मोमेंटम को और पोजीशन को करेक्ट तरीके से नहीं नाप सकते, बिकॉज द थिंग्स आर इन मोशन, कंटिन्यूस मोशन। सो दिस इज error in position, this is error in momentum. The multiplication of two errors is equals to h upon 2 pi. यस Okay, this is what the uncertainty principle is. Suppose position में error आया delta x का और linear momentum में error आया delta p का, तो दोनों errors को multiply करके h by 2 pi आता है। एक error पता है तो दूसरा आप निकाल सकते हो, ये just एक information है, ठीक है। So this is error in position. एरर इन पोजीशन, कभी ऐसा कुछ आ जाए कि पोजीशन में इतना एरर है तो बताओ मोमेंटम में कितना होगा, कर सकते हो। एरर इन पोजीशन पता है, मोमेंटम का निकाल सकते हो। एंड डेल्टा पी इज बेसिकली एरर इन मोमेंटम। यस इज इट ओके? यस वेरी गुड, वंडरफुल। सो दिस इज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, द सेम थिंग कि क्या क्या हो रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर बताया वही बात यहाँ पे बताई गई है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट बिकॉज इट इज नॉट ऑफ नो great use. Now do this question. एप्पल वाले उसमें, अच्छा कंप्यूटर में तेरा कैलकुलेटर नहीं चलता क्या वंश? कंप्यूटर में हाँ सर एक्चुअली मुझे ना कंप्यूटर खोलने नहीं आता है, मतलब कंप्यूटर में कैल्सी किधर है वो पता नहीं है मुझे। आई एम वीक एट टेक्नोलॉजी एंड स्टफ सर। या फिर मैं काम करता हूँ ना, मैं मोबाइल पे फाइंड करता हूँ और जो पावर्स है उनको तो मैं अलग से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ वो तो है वो, लेकिन मोबाइल में भी तो तेरे को नहीं चलाना आ रहा। नहीं मोबाइल में मुझे आता है, मुझे वो पावर का नहीं आता है, इसलिए वो प्रॉब्लम। हाँ हाँ तो पावर अलग से कर देना, ठीक है हाँ चलेगा। पर फिर मुझे ये कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं स्विच करूंगा तो ऑटोमेटिकली कैमरा बंद ही हो जाएगा। अच्छा मोबाइल से चल रहा है क्या कैमरा? हाँ रहने दे, तू मेरे को फॉर्मेट बता दे, फॉर्मेट बता दे, कर लेना बाद में कैलकुलेशन में। ओके एक मिनट सर। हाँ तो सर पहले वाले में लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv लगेगा क्योंकि हमको बराबर है, मास। सब कुछ दे रखा है, कर देगा ना। हाँ एक मिनट, अच्छा इलेक्ट्रॉन है एक तो इलेक्ट्रॉन वाले में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। पर वो तो वोल्टेज था ना सर। एग्जैक्टली exactly. तो अभी तेरे को एम वी लगाना पड़ेगा, है ना, एम हाँ 9.1 लेना पड़ेगा, ठीक है, वेरी गुड, हाँ यू गॉट दैट पॉइंट राइट, परफेक्ट है।
ठीक है, 11.4 सही है। मास ऑफ 150, हाँ तो इधर भी सेम ही होगा ना। बट 150 ग्राम को कन्वर्ट कर लेना, भूलना मत। हाँ 1.150 into 10⁻³ बराबर, चल छोड़। इसका सोल्यूशन नीचे डाला हुआ है, वैसे तेरे को सॉल्व करके चेक करना है, ठीक है। अभी मेरे को इसका फॉर्मेट बता। दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन। They have the same kinetic energy. Which of these particle has the shortest de Broglie wavelength? Or I should add one more question to it. Find the ratio of de Broglie wavelength. De Broglie wavelength for these particles. Find the ratio of de Broglie wavelength of these particles. Okay. Yeah, go ahead. I'll take little time. हाँ बिल्कुल ले, तो आराम से, मैं चाहता हूं तू समझ के कर, नो वरीज। सर मुझे एक्चुअली अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का मास, हाँ प्रोटॉन का तो मास पता है, अल्फा पार्टिकल का मास नहीं पता है। ओके, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ओके। अब हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। 4 टाइम्स ना, हाँ 4 टाइम्स, सॉरी सॉरी सॉरी। है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो तेरा हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31। यस सर। प्रोटॉन का मास हो गया बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर -27। यस सर। और अल्फा पार्टिकल का मास हो गया 4 टाइम्स। यस। ठीक है, तो अल्टीमेटली तू फॉर्मूला कौन सा लगा रहा है, मेरे को बताएगा थोड़ा सा। लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2mke। एग्जैक्टली, तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका लैम्डा सबसे कम होगा, फॉर श्योर। यस तो It's फिर quite apparent because Ke is same for all, right? यस सर। So m of alpha, lambda of alpha is the shortest, lambda of proton and more is the lambda of electron, right? Lambda of electron will be more because mass of electron will be least. Less. Lower the denominator, higher the value. Denominator कम है ना? हाँ। ठीक है, प्रोटॉन का सबसे कम होना चाहिए ना सर। बेटा अल्फा का मास सबसे ज्यादा है यार, 4 गुना है। तो नीचे 4 डालेगा, यहाँ पे m की जगह 4 इंटू समथिंग डालेगा। हाँ। तो ऐसे समझना, m जितना भारी होगा उतना डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो लैम्डा उतना ही तो कम जाएगा। हाँ तो इसका अल्फा का m सबसे भारी है, तो वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है समझा। अब मुझे ये बता, टेल मी दिस रेशियो, आई डोंट वांट नंबर्स,
I want in variable format. What will be this ratio be like? It will be like 1 by root m alpha is to 1 by root m proton is to 1 by root m electron, right? Yes. This is what the lambda will be. मैं बस यही चाह रहा था तो वेरिएबल फॉर्मेट में बताया मुझे. I don't want the calculations actually. So these quite kind of questions are very 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 common in JEE Mains. Okay. Okay. ठीक है. Yes sir. चलो fine. So this is done. Now again there is a question. Go ahead. de Broglie's wavelength to the particle. Okay. Sir, just a minute. ये तो इलेक्ट्रॉन का है. इलेक्ट्रॉन कहाँ पर? 1 पर 3. सर. हाँ बेटा. वैल्यू आ गया मतलब नहीं मैं तरीका देख रहा हूँ. यही किया है जो मैं लिख रहा हूँ. लैम्डा पार्टिकल इज h upon m particle v particle. हाँ ऐसे ही किया है. और हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को 3 into वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं. हाँ तो डिवाइड करो. लैम्डा ऑफ पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ e इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा MEVE अपॉन MPVP. हाँ तो 1.813 into 10 raised to power -4 का वैल्यू आ रहा है mass of electron divided by 3 times of mass of that particle. बराबर. बहुत बढ़िया. बस आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. बस तो इस तरह के प्रॉब्लम में अपने को थोड़ी सी पकड़ बनानी है अगर अपने को जेईई मेंस में अच्छा करना है. ठीक है. बाकी अभी आज जो मैंने होमवर्क दिया दैट इज मोस्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. ओके. And we have finished 95% of this topic. Only one subtopic, one page subtopic is remaining. That is Davidson and Germer experiment. That I will be doing in the next class. Okay. Otherwise, this topic, the chapter number 3 of term 2 is finished from my side. मतलब अभी थोड़ा सा बाकी है. Davidson Germer experiment पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को, है ना. तो अभी एनसीईआरटी में से होमवर्क दे रहा हूँ. But in the next week
I will give you selective JEE Mains question also. Okay. Which are quite confined within this theory, what I have given to you, right? Okay. Now this question, I think you can take it as a homework. सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला कौन सा लगाएगा जरा बता सकते हैं? Lambda is equal to 1.227 divided by under root v. हाँ, लैम्डा इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा. हो गया. बराबर है. तो इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान रखना, लेकिन अगर प्रोटॉन आ जाए तो डोंट पुट दिस फॉर्मूला, ओनली एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नाउ these are the questions from NCERT. okay, so कल मेरा क्लास नहीं है, कल तुम्हारा लीव है. tomorrow is Sunday, right? so basically that's why I've given you, I mean, good amount of homework is there for you. Okay, no problems. There are some problems over there, and these are the some problems, and we'll look at 1 or 2 problems here itself, so it will reduce down, right? Otherwise this is your homework for Sunday. कल अपना क्लास नहीं है. और सेकेंड वीक में एक काम जरूर करना कि आप और खुशी दोनों मिलकर एक बार एक डिस्कशन करना, आप दोनों कब अवेलेबल हो. उस हिसाब से हम अपनी क्लासेस प्लान कर लेंगे पूरे वीक की. संडे को इवनिंग में अपन उसको फ्रीज कर लेंगे अपने टाइम टेबल को. जैसे फॉर एग्जांपल कोई दिन दोनों जन नहीं हो तो पहले ही मेरे को एक बार इन्फॉर्म हो जाएगा, तो हम लाइकवाइज विल प्लान. ओके. मंडे रात को नहीं जमेगा. मंडे को कहाँ? यू आर नॉट देयर? No, we both are not there because no, I am talking about all Mondays actually. अच्छा, मंडेज को क्या है सर? मंडेज को हमारा रात को टाइम क्या था? सेम यही टाइम है, 8 to 9:30 का केमिस्ट्री क्लास है. नहीं तो ठीक है, मैं उसमें तुम्हें एक 2 ऑप्शन देता हूँ. यू कैन शिफ्ट दिस क्लास जस्ट आफ्टर योर केमिस्ट्री क्लास ऑल्सो थ्रू आउट इफ यू आर कंफर्टेबल, या फिर यही टाइम रखें. यही टाइम सर, मैं एक बार खुशी से डिस्कस कर लूं क्या? हाँ, तुम करो डिस्कस. ठीक है, मेरे पास देखो 2 स्लॉट हैं, लेकिन क्या है, फिर ऐसा मत करना एक वीक में एक बार शाम को एक बार सुबह, ऐसा पूरा एक कर देंगे. ठीक है. हाँ. तो मैं स्लॉट बता देता हूँ तुमको. ठीक है. 8 to 9:30. हाँ. और फिर वो 10:30 to 12 जो लिया था, अर्ली मॉर्निंग. वो 10:30 to 12 लिया था ना उस दिन तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास के बाद. हाँ, जब तुम हाँ. दोनों साथ में बैठे हुए थे. हाँ. एक वो वाला स्लॉट है, उसमें दोनों में से एक स्लॉट फ्रीज कर लो, और किस किस दिन अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीक प्लान कर लेते हैं. कल का लीव ले लो. ठीक है, मैं खुशी से बात कर लेता हूँ. खुशी से बात कर ले, ये होमवर्क कर लेना. ठीक है, मैं वैसे ग्रुप पे मैसेज भी डाल दूंगा. ठीक है. ठीक है. तो ये होमवर्क कर लेगा. हाँ. ठीक है. अभी मेरा इतना ही था आज का, मतलब ये होमवर्क मैंने दिया है. इसमें कितने क्वेश्चन आ गए वैसे? होमवर्क क्वेश्चन कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 पहले 7 8 4-5 से 8 क्वेश्चन तो ये हो गए. और उसके पहले 5-6 थे. और अच्छा, मेरे को एक चीज और ये बता, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें तू मतलब कैसे करेगा फिर आफ्टर माय, आई मीन ड्यूरिंग होमवर्क? मतलब यू विल यूज सम, मतलब मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा पहले सिंपलीफाई अगर कैलकुलेशन तो खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि तेरे को एग्जाम में करना पड़ेगा. एग्जाम में करना पड़ेगा. यस. हाँ, इसलिए मैं कैलसी को कम सपोर्ट करता हूँ. हाँ. बट व्हेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिकम टू लार्ज, इट इज an inefficient thing to do the same thing again and again. That's where the calci comes in. Yeah, so I can solve 2-3 questions. You are smart enough to make a decision as which is good for you, right? Yes sir. हाँ, तो मतलब मैंने तेरे को लॉजिक समझा दिया, तो कर लेना. ठीक है. तो 8 क्वेश्चन तो ये हो गए, 9 और इसके पहले भी आपने दिए है. 10 11 12 क्वेश्चन हो गए टोटल. 12 13 13 क्वेश्चंस आर देयर इन होमवर्क. और बाकी का कैलकुलेशन एक बार तेरे को देखना पड़ेगा. ठीक है सर. ओके. गुड इनफ. यस सर. ओके फाइन. सो वी आर क्लोजिंग फॉर टुडे. ओके. यस. टेक ब्रेक, और इसको क्लास वर्क कॉपी में फेयर जरूर कर लेना अपने काम को, छोटा छोटा, मतलब 10-15 मिनट लगा के, राइट? हाँ. जो भी इंपॉर्टेंट आपके कंक्लूजन्स हैं उनको. ठीक है. ओके. यस. टेक केयर. बाय. बाय सर. थैंक यू सर. ओके बेटा. थैंक यू.